इस कार्यक्रम के सभी पात्र वास्तविक है। देश काल और वातावरण से इसका सीधा संबंध है। आए हुए गेस्ट को ना तो हमने पैसे दिए हैं और ना ही आगे देंगे। कार्यक्रम में गेस्ट के विचार अपने हैं, इसमें हमारा कोई दबाव नहीं है। फिर भी गेस्ट भविष्य में किसी प्रकार का हमें डंडा करते हैं तो बता दूं कि मेरे चाचा सीलमपुर थाने में सब इंस्पेक्टर है। कार्यक्रम देखते वक्त या देखने के बाद हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज बाय द फेमस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और 11 लोगों को फॉरवर्ड जरूर करें। कृपा आनी शुरू हो जाएगी। विशेष चेतावनी, 5 साल से कम उम्र के बच्चे बड़ों की देख रेख में कार्यक्रम देखें, नहीं तो उन्हें अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता की लत लग सकती है। हेलो एंड वेलकम टू अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अजीबोगरीब शो में, जहां पर हम बात करते हैं अपने गेस्ट से बहुत ही अजीबोगरीब, और उसके लिए बहुत बड़ा हाथ रहता है। मेरे जो कोहोस्ट सामने देख रहे हैं, साथ में बैठे हैं ओपी डिमरी जी। ओपी जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। और आपके ये जो चश्मे में ये जो गोल गोल नजर आता रहता है ना, ये छल्ले से, मैं हमेशा जानना चाहती थी ये है क्या दरअसल? ये एक्चुअली मेरी दिव्य दृष्टि है। इससे मैं यहीं बैठे बैठे सब कुछ देख ले रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो अपने दिव्य दृष्टि से जरा बताइए आज हमारे गेस्ट कौन है? हाँ, ये मुझे सब पता है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि हमारे आज गेस्ट कौन है। वो बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत फेमस हैं और बहुत क्रिएटिव हैं। मतलब इतना कुछ है, लेकिन पहले दिखा देते हैं उनको, दर्शकों को। राइट। अनटोल्ड स्टोरीज विद ओपी एंड नमिता की आज की हमारी गेस्ट है साक्षी जोशी। मैं साक्षी जोशी। इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र से ही जर्नलिज्म की फील्ड में अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी थी। पिता का पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े होने की वजह से साक्षी को घर से ही तालीम मिलनी शुरू तो हो गई थी, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर टोटल टीवी, इंडिया टीवी, IBN 7, BBC वर्ल्ड और न्यूज 24 जैसे बड़े चैनल्स में अपनी न सिर्फ एक जगह बनाई मगर छाप भी छोड़ी। आज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म सत्यमेव जयते के बेबाक अंदाज से लोगों के दिलों में घर कर रही हैं। तो माने इंटीरियर एरिया, मोदी मीडिया तो सब झूठे देखा। तुम बहुत अच्छे हो साक्षी। थैंक यू। चलिए मिलते हैं साक्षी जोशी से। तो जी हाँ, हमारे आज की गेस्ट है साक्षी जोशी। वेलकम। आप आए हमारे शो पे साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सवाल पहला ये है साक्षी, जब आप इतनी खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट हैं, आज लगता है, जब आप बचपन में जब आपने होश संभाला तो आपने टीवी पे आने का फैसला तभी कर लिया था या बाय एक्सीडेंटली आप जर्नलिज्म में आई? उसकी कहानी क्या है, उसकी घटना क्या है कि ये सफर कैसे हुआ जर्नलिज्म तक का आने का? मैं समझ गई आपकी बात कि आपने पहले तो वरिष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया, और आप देख रहे हैं ये तो अभी भी इतनी यंग, इतनी बच्ची, एकदम यूथ में है, और इतने साल इसको हो गए हैं, तो मैं समझ सकती हूँ आपके ये बचपन से ही शुरू हो गई होगी। नहीं, वैसे एक बात बताऊं, इसमें सच्चाई है। मतलब एक तरह से जर्नलिज्म तो नहीं बोल सकते कि बचपन से शुरू हो गई थी, लेकिन हाँ, मैं जब छोटी थी तो मैं तब कैमरा हमेशा से फेस करती आ रही हूँ। तब मैं NCRT के शोज किया करती थी, और फादर भी मेरे न्यूज रीडर उस समय दूरदर्शन में थे और जनसत्ता अखबार में थे, तो मुझे लगता था कि शायद कुछ ना कुछ तो मैं इस फील्ड में करूंगी, बट आई हैड नो क्लू दैट आई एम गोइंग टू एंड अप हियर। क्या जर्नलिज्म आपको अट्रैक्ट करता था? फैमिली बैकग्राउंड था इसलिए आना था, या फिर कुछ को क्या मनस्थिति लेके, क्या सोचकर आप जर्नलिज्म में आई? मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा, हमेशा ना एंकर बनने के बारे में मत सोचना, टीवी पर दिखने के बारे में मत सोचना, जो कि जरूरी नहीं है कि मतलब मीडिया में या फिर जर्नलिज्म में ही एंकर बनने की बात हो, किसी भी फील्ड में हो सकता है। उन्होंने कहा कि आपके जब तक आपका चेहरा है, जब तक आप स्लिम है, जब तक आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं है, तब तक तो आपको सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। द डे यू स्टार्ट गेटिंग दोज रिंकल्स एंड ऑल, तो तब उस वक्त आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। इसलिए अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करना शुरू करें, इफ यू आर अ रिपोर्टर, आप हमेशा अच्छा काम करेंगे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके चेहरे पे रिंकल्स आ गए, आपके बाल सफेद हो गए। तो ये एक बात थी जो कि मेरे पापा ने मुझे बोली, और मैं डे 1 से मेरे मन में था कि नहीं, मुझे रिपोर्टिंग तो हमेशा करनी है। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था साक्षी आपसे कि आपने दोनों चीजें की है, रिपोर्टिंग और एंकरिंग, तो आपको ज्यादा, आपने ये तो बता दिया अच्छा क्या लगता है, लेकिन ज्यादा मुश्किल क्या लगता है, चैलेंजिंग क्या लगता है? बिल्कुल रिपोर्टिंग ही चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर आज के दौर की एंकरिंग देखी जाए तो कुछ करना नहीं है ना, बस एकदम
तू तड़ाक करना है, तेज किसी पे चिल्लाना है, किसी से दुश्मनी निकाल लेनी है, चिल्ला चिल्लाकर उसको ऐसा कर देना है कि बेचारा दोबारा कभी आए ना आपके सामने। तो ये तो कोई भी कर सकता है। अगर आप घर में अच्छा झगड़ा कर लेते हैं तो आप वहां पे भी बैठ के झगड़ा कर लेंगे। तो झगड़ा तो एंकरिंग हो गया है, बट रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। और इसी वजह से जितने इस वक्त एसी स्टूडियो में बैठे हुए एंकर्स हैं, खैर एसी मैं ऐसे यूज कर रही हूँ, जरूरी नहीं क्योंकि एसी कोई भी बैठता, लेकिन एसी बोलकर थोड़ा सा और ज्यादा मजा आता है बोलने में, मसाला लग्जरी दैट प्रिविलेज कि एसी स्टूडियो में बैठकर ये लोग जो बोलते हैं, इनकी क्यों हिम्मत नहीं होती कभी भी एक बार ग्राउंड पे जाके काम करने की, क्योंकि इनको पता है दैट इज सो चैलेंजिंग। और जैसा काम ये लोग स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं उसका जो रिएक्शन ग्राउंड पे मिलेगा वो बहुत खतरनाक होने वाला है। कोई नहीं जाता, किसानों के बीच में कोई नहीं गया, जाके दिखाओ ना एक बार, तो आपको पता चलेगा दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। ऐसा क्यों है कि हम लोग बिना किसी डर के, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी चीज के निकल जाते हैं जनता के बीच में और उनसे सवाल कर लेते हैं? हमें डर क्यों नहीं है? सामने वाले का कोई भी ओपिनियन हो सकता है। व्हाई आर यू सो स्कैर्ड ऑफ शोइंग हिज ओपिनियन? दैट मींस यू हैव समथिंग इन यू जिसको आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं और आपको डर है कि आप पता नहीं एक्सेप्ट वहां पर होंगे कि नहीं होंगे। सो ऑब्वियसली आज के दौर में तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग है रिपोर्टिंग करना। साक्षी, पत्रकारिता के जिस दौर पे आप शुरू हुई और उस दौर से लेकर अभी तक के दौर में हैं, आपने बदलाव देखा है, बहुत चेंजेस देखे हैं पत्रकारिता को। आप साक्षी दोषी आज इस पत्रकारिता को किस नजर से देखती है आज के समय में? मैं आपको बताती हूँ कि पहले की पत्रकारिता में इतना फर्क होता था और आज की पत्रकारिता में इतना फर्क ये आ गया है ओपी, कि उस वक्त ना हम लोग नर्वस रहते थे, डरे हुए रहते थे, हमसे एक भी आंकड़े की, एक भी किसी चीज की ना फैक्चुअल मिस्टेक ना हो जाए। नाउ जस्ट इमेजिन, आज क्या वो अकाउंटेबिलिटी है? किसी में नहीं है। नोबडी केयर्स। एवरी अदर डे न्यूज चैनल्स आर रनिंग फेक प्रोपेगेंडा, फेक स्टोरीज। सारे चैनल चुपके से फिर अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं। वो खबर तो लेकिन आपने दिखा दी ना, तो आपको कोई जवाब दे ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपके अंदर। तो यही एक चीज है जो उस जमाने की पत्रकारिता थी, जो मतलब जिसने हमें सिखाया। ओपी आपको पता ही है, सामने IBN7 तो 24 घंटे बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज मोड में रहता था। तो आशु बैठ जाते थे वहां पे, सामने आपका मैनेजिंग एडिटर बैठ गए हैं लाइव के लिए, और आपको हमेशा से डर लगा रहता है यार एक भी सवाल जो है ना बेवकूफों वाला नहीं पूछ लेना चाहिए पता चले बाहर निकल के बोलेंगे क्या पूछ रही थी तुम। तो ये डर रहता था। तो ये जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी साक्षी, और बहुत सारी जनता का भी ये सवाल होता है, जानना चाहते हैं वो, कि एंकर्स जो ये क्वेश्चंस पूछते हैं ये उनके अपने क्वेश्चंस होते हैं या पीछे से इंस्ट्रक्शंस उनको मिल रही होती हैं और कोई और भी उनको क्वेश्चन बता रहा होता है? देखिए सवाल बहुत होता है। देखिए कैंडिडेट तरीके से आप कुछ भी बात कर सकते हो, कैंडिडेट तरीके से मैं आपसे भी बात कर सकती हूँ, मैं इस तरह की बात आपसे करूँ उसमें कोई इशू नहीं है, मुझे नहीं लगता। लेकिन आपको बड़ी मुश्किल से एक मौका मिलता है कि आपके सामने देश के प्रधानमंत्री है या कोई है, आपने उनके किसी OSD से बात नहीं कर रहे थे, आप सीधे उनसे बात कर रहे थे। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पिछले 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू कि भैया वो सामने बैठे हैं, सवाल पूछो उनसे। आप कह रहे आप थकते क्यों नहीं? तो वो थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि ये सवाल कोई बताता है। ये सवाल कोई नहीं बताता, सब अपने नंबर बनाने के लिए खुद ही पूछ रहे हैं सवाल। तो इसमें कोई नहीं बता रहा है, और ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसे क्या करना चाहते हैं। और थोड़ा सा फर्क इस बात का भी है नमिता कि जो आज आप टीवी पर एंकर्स को देख रहे हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, दे हैव नेवर बीन टू द ग्राउंड, रिपोर्टिंग ऑन एनी इशू। किसी भी बड़े इशू पे दे हैव नेवर बीन देयर ऑन स्पॉट। तो उनको ना पता ही नहीं है। उनको जर्नलिज्म वो होता है, जर्नलिज्म कतई ये नहीं होता है कि आप बस रोज आप बैठकर आप एक प्राइम टाइम डिबेट कर लेते हैं तो आप कर रहे हैं। आपको तो दुनिया का पता ही नहीं है, आपको तो देश का ही नहीं पता है, और आप बैठ के उनसे बात कर रहे हैं। रोज आप सिर्फ अपना रोज मेकअप करके थोड़ा सा पढ़ के वहां पर बैठ जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है तो वहां जाके बैठ जाते, चिल्ला लेते, निकल आते, और आपको लगता है कि आपने पूरे देश का माहौल एकदम चेंज कर दिया और आपने बिल्कुल सच बता दिया पूरे देश को। आपको पता ही नहीं है। अभी आप किसानों के ऊपर बात कर रहे हैं, किसानों के ऊपर आई एम श्योर 90 to 95% people don't even understand what agriculture is। उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। हाँ, उसमें मैं भी हो सकती हूँ उस लेवल का। मैं सिर्फ सिंपल सी बात बोल रही हूँ कि किसी को भी बोलने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, उस आदमी के शूज में आपको जाना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और उनसे जाके बात तो करो, उनसे जाके बात करोगे, समझोगे उनको क्या इशू। तो इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है, पता उनको कुछ है नहीं ग्राउंड पे होता क्या है। पूरा नैरेटिव बिल्डिंग जरूर चैनल करता है, प्रोपेगेंडा आपको अपने चैनल का पहले से पता है। अब जैसे जो आदमी रिपब्लिक में काम कर रहा है उसको पहले से पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या दिखाना है, फलाना खबर चलेगी कि नहीं चलेगी, तो उसको पता है।
कि चलेगी या नहीं चलेगी। अगर वो आज तक में काम कर रहा है तो फिर भी हो सकता है कोई खबर उसकी चल जाए, लेकिन बहुत हद तक बहुत सी खबरें वहां पर भी नहीं चल रही हैं। सो द रिपोर्टर नोज उसके चैनल में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा और उसके चैनल की डिमांड क्या है, बस उसी हिसाब से वो करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी भी है ये चीजें दुनिया को बताना, और रियलिटी क्या है न्यूज चैनल्स की, क्योंकि आपने तो इंटरनली सारी चीजें देखी हैं और आपने उस टाइम पे डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना है, और ये अब अलग से अपना पोर्टल खोलेंगी और वहां से अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाएंगी। वो डिसीजन के लिए आप खुश हैं? Very happy, Namita. To be very honest, I had not imagined that I'm going to get so much of support from people and love. मैं जो बोलती हूँ, मतलब इतना वो लोग इतना पर्सनली उसको एक्नॉलेज करते हैं और पसंद करते हैं मेरे कहने पर, इतनी बातों को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एकदम पत्थर की लकीर मान लेते हैं, तो मुझे इसीलिए और ज्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। तो दिस लव दैट आई हैव गॉट, और ऊपर से जब मैं बाहर जाती हूँ, कहीं जाती, जैसे बंगाल में मैं जाती थी, आई एम नॉट बोस्टिंग एनीथिंग अबाउट दिस, बट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पिछले 16 साल में एक रिपोर्टर होने के नाते मैंने ये कभी महसूस नहीं किया था। तो इसलिए ये फीलिंग जो है ना, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ। मैं कहीं जाती थी, 4 में से कोई एक आदमी हमेशा होता था जो मुझे नाम से पहचान जाता था। हाँ जी, तुम्हारा मैं देखी तो साक्षी जोशी नाम है, कैमरा पर्सन। तो उतना पैसा मिल रहा है यूट्यूब से? बिल्कुल मिल रहा है। उतना नहीं, अरे न्यूज़ 24 से कम 4-5 गुना ज्यादा मिल रहा है। अरे वाह, ओपी हमारा फ्यूचर ब्राइट है। बहुत ब्राइट है भैया। साक्षी की बात से 2 चीजें मुझे लगी कि साक्षी वो वाला पैसा हमने भी अपनाया था, दर्शकों को बोला भाई हमें बाहर जाना, पैसे दे दो, तो किसी ने दिया, किसी ने लिखा कहाँ जाना है, मैंने कहा अमेरिका। बोला रहने दो, यही तो कर लो पहले, अमेरिका का पैसे दे दे तुम्हें। मैंने कहा हमारी कोयम्बटूर अमेरिका में है भाई, जाना है। हाँ, तो ये कोई और नहीं है, ये मेरी कहानी बता रहा है। पता मुझे। आपको जितना मैंने देखा और आपके दर्शकों ने देखा, जब जिस टीवी चैनल में था, आप अग्रेसिव नहीं थे, आप एक्सट्रीम लाइन पे चलते थे, एक पोलाइट थे, एक भूमिका निभाते थे उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जहाँ जिम्मेदारियां निभाते थे। लेकिन जब से आपने अपना चैनल खोला तो आज साक्षी का रूप अलग दिखता है, एक झांसी की रानी की तरह, मतलब तलवार निकाला। तो ये खुद से जागृत हुआ या पीछे किसी का हाथ है? मेरा रूप ना यही था, मैं दबी हुई थी, right? So this is what you have in front of you, and obviously with time OP you evolve, because आप समय के साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, समय के साथ आप ज्यादा चीजें पढ़ते हैं, ज्यादा चीजें समझते हैं, दुनिया को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा समय के साथ आप मैच्योर होते हैं, आपकी एज बढ़ती है, तो इसीलिए तो बोलते हैं ना एज के साथ आपकी मैच्योरिटी आती है। आई गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो सीधे हमेशा कितनी चीजें होती हैं जो कि मैं एडिटोरियली आई कंफर्म फ्रॉम हिम कि ये किया जा सकता है, ऐसे बोला जा सकता है। कुछ चीजें जहां पर मुझे लगता है थोड़ा डाउट है, क्योंकि आजकल आपको पता है किस तरह की सरकार है, कुछ भी आपके मुंह से एक भी कुछ निकल गया, पता चले FIR आ गई, तो मैं उनको सुना देती हूँ कि हाँ बिल्कुल सही है, आप कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई मतलब क्रॉस चेक मेरे लिए भी रहता है हर समय, और आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक चेक वो हमेशा होना चाहिए आपके ऊपर, वरना तो फिर आप एकदम ही ऐसे हो जाओगे ना, बिल्कुल फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर भी नहीं बनना चाहिए ना किसी को, कि आप एकदम ऐसे खुले घूम रहे हो और कुछ भी कर रहे हो। कोई आजकल तो सोशल मीडिया की पॉलिसीज आने लग गई है ना चैनलों पर, तो आप ये नहीं लिख सकते, आप वो नहीं ट्वीट कर सकते, आप किसी और आदमी का ट्वीट कोट नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते, ऐसी पॉलिसीज जहां चैनलों में आ रही हैं। तो आप सोचिए कि जब आप बाहर निकलेंगे तो आपका ऑब्वियसली मतलब देयर विल बी अ डिफरेंट रूप इन फ्रंट ऑफ पीपल ना, तो उन चैनलों से भी कोई बाहर निकलेगा तो आप उसका दूसरा रूप ही देखेंगे, क्योंकि वहां पर बेचारे के तो हाथ बंधे रहते, हाथ काट दिया आपने, पैर काट दिया, मुंह पे आपने टेप लगा दी, बोल रहे चलो एंकरिंग करो, ऐसे थोड़ी होता है, या फिर आप जर्नलिज्म करो। ओके, लेकिन इस टॉपिक पे तो मतलब हम बहुत बात कर सकते हैं साक्षी, मतलब मैं और ओपी दोनों शायद आपसे बात करेंगे और आप बहुत अलग अलग तरह से पर्सपेक्टिव हमें दिखाएंगी। तो आप थोड़े से फनी क्वेश्चंस हम आपसे पूछते हैं कि जिसमें आपका एक अलग रूप दिखे, वो जो झांसी की रानी साक्षी से आप थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाए। तो जब आप बहस करती है अपने किसी गेस्ट से, वो आपको इजी लगता है करना या घर में हस्बैंड से? I think guess से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे साक्षी कि आप घर में खाना तो बनाती होंगी? कभी कभार।
कभी ये मेरे हस्बैंड से भी पूछा था क्या तुम लोगों ने? ये तुम लोग मैच मत कर लेना हमारे सवाल के जवाब। पता चले वो बोले बिल्कुल नहीं बनाती। डबल विंडो में चला रहे हैं। तो आपको खाना बनाना ज्यादा आसान लगता है या बुलेटिन बनाना? मैं खाना बना लेती हूँ और अच्छा भी बना लेती हूँ। मैं आप लोगों को इनवाइट भी कर सकती हूँ घर, और आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा खाना मिलेगा, स्वादिष्ट मिलेगा, मेरे हाथ का बना हुआ। बट आई डोंट एंजॉय कुकिंग। तो एक वो एंजॉयमेंट की बात है। सो आई एंजॉय माई वर्क मोर, सो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग विच इज इजियर फॉर मी। लेकिन खाना भी मैं बना लेती हूँ। क्या सबसे अच्छा बनाती है? आज ही बनाई थी थाई करी। अरे वाह वाह। तुम तो इंडिया में बैठे हो, चला होकर आना जरा। मुझे इनवाइट करना, मैं नमिता को हिस्सा का भी खाऊंगा, क्योंकि वो तो अमेरिका में वो आने में टाइम लगेगा। अच्छा ये बताइए साक्षी, ये बात तो है सच्ची कि एक तो आप टैलेंटेड हैं, खूबसूरत है, प्रेजेंटेबल हैं, कैमरे को समझती हैं, और ऊपर से आपके हस्बैंड नेशनल अवार्ड विनर के साथ साथ फिल्म मेकर भी हैं। करें कभी एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा क्या? घर की मुर्गी दाल बराबर, मेरी दुखती रख पे क्यों हाथ फेर रहे हो? ओह नो, ओह नो। मैं सोच भी लूं तो डायरेक्टर क्या मेरे से फिल्म बना के अपनी फिल्म को इतना बड़ा रिस्क में रखेंगे? क्यों भाई? आपके जो फॉलोअर्स हैं वो, मतलब इतनी बड़ी फॉलोइंग के साथ आप जब मूवी में जाएंगे तो सारे फॉलोअर्स आपको फॉलो करेंगे मूवी में, तो उनको तो फायदा है। मैं इससे जुड़ा एक ना इंटरेस्टिंग सा किस्सा बताती हूँ। मैंने ना एक बार ऐसे विनोद को बोला, मैंने कहा हम लोग क्योंकि आपस में कई बार एक दूसरे की टांग तो खींचते ही रहते हैं, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा आप ये जो अपनी जो फिल्म बना रहे हो नेक्स्ट, इसमें ना एक काम करना, देखो मुझे एक्टिंग मुझे हीरोइन तो बनना नहीं, आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। आप ना मुझे एक वो न्यूज रिपोर्टर की तरह दिखाना उसके अंदर, है ना, एक न्यूज रिपोर्टर आप इसमें मुझे दिखाना, मुझे एंकर दिखाना, और मैं जिस रोल में अपने हूँ उसी रोल में आप मुझे वहां रख लो, तो 2-3 शॉट्स मेरे आ जाएंगे तो हो गया, है ना। तो कहते तो मैं एक काम करूंगा कि मैं तुझे ना एक ऐसे रोल में रखूंगा कि वो वाला रिपोर्टर जो कि बहुत ही मतलब जो है ना बेढंगे टाइप के सवाल पूछते हैं और सीधे सीधे सवाल पूछता है, आपको कैसा लग रहा है, वो वाला सवाल। तो ऐसे 2-3 सवाल मैं तेरे को बना के दे दूंगा जो बिल्कुल ही बेकार सवाल होते हैं, वो वाला रिपोर्टर तुझे बनाऊंगा। मैंने कहा ना भैया मुझे नहीं बनना। उससे तो पीछे छुड़ा के आई हूँ, वही काम करवा रहे हो। मतलब मुझे वो खराब काम देना है। वो जानबूझ के स्ट्रैटेजी है साक्षी, आप समझे नहीं, ये स्ट्रैटेजी थी आपको खुद अपने मुंह से ना बुलवाने की। सही बात है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई और डायरेक्टर मिल जाएगा मुझे। बहुत फॉलोअर्स है मेरे। नहीं, आई जस्ट लव डूइंग माय वर्क। कभी नहीं सोचा एक्टिंग या किसी के बारे में, नेवर। अच्छा, जस्ट हाइपोथेटिकली अगर आप बताना चाहें तो, अगर आप न्यूज एंकर ना होती या रिपोर्टर ना होती तो और क्या हो सकती थी? ये मैं कुछ भी हो सकती थी, मैं एकदम आलू टाइप हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ काम, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक सवाल है, आपको सच सच बताना होगा, ठीक है? आप फेमस हैं, सीनियर हैं, दुनिया पहचानती है, लोग पहचानते हैं, कहीं निकलते हैं तो सब साक्षी आगे, आपने जिक्र भी किया, अब तो मास्क लगा के भी पहचान लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप भीड़ में जा रही है, लंबी लाइन लगी है एटीएम के बाहर या कहीं लगी हुई है और आप जा रही हैं, आपको पहचान नहीं रहा, आपको खुंदक आ रही है, पहचान भी नहीं रहा, कम वक्त मारे 2000 की लाइन में मैं भी लगी हूँ, बता दो प्लीज। नहीं तो ये तो होता ही है ना, तभी तो मैं बोल रही हूँ 16 साल से यही तो हो रहा था। तभी तो मैं बोल रही हूँ बंगाल में, अच्छा बंगाल में भी क्यों पहचान रहे थे, क्योंकि मैं वहां पे मतलब इलेक्शन की कवरेज कर रही थी। अभी मैं यूपी में निकल जाऊँ तो कोई नहीं पहचानेगा। तो नहीं ऐसा नहीं है ना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं कहीं जाता हूँ तो आजकल कहीं प्रेस या कहीं बैठा होता तो लोग होते, तो लोग अरे आपको देखा है, और मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है, आपका रोज शो देखता है। मैं मन में सोच रहा मेरे शो आता है भाई, आया नहीं है? बोला नहीं, मैंने कहा अच्छा करना क्या, फोटो मगर ले बाद में गाली ही देगा मुझे, कोई दिखागा ये आदमी मिला था, ये कौन ले आए, मैं फोटो खिंचवा लेता हूँ, 4 आदमी और कोई बड़ा आदमी है ये, मुझे क्या पता, मुझे खुद ही नहीं पता मेरी शक्ल किससे मिलती है, तो मैं पूरा फायदा उठा लेता हूँ इस चीज का। वो आपको सनसनी वाला तो नहीं समझ लेते हैं कहीं? कुछ भी समझ लेते हैं, लेकिन मेरा फायदा हो जाता है ना 4 लोगों के बीच में। इसकी रेपो बन जाती है, वो मेरे साथ सेल्फी हो रही है। नहीं ये तो सेल्फी वालों का मैं बताऊं। एक बार कोई एक आया मेरे पास, है ना, बस वो ये देख रहा है कि ये कोई तो है, बहुत सुंदर सी कुछ दिख रही है, कि मतलब तैयार वैयार होके मेकअप करके, तो इसके साथ फोटो खींच लो, है ना। फोटो खींचते ही बोलता, मैम आपका नाम क्या होगा? आपका नाम क्या?
मैंने एकदम देखा, तू इधर निकल यार, हद कर रहा है, फोटो खींचा। हाँ, उसे भी तो सोशल मीडिया में लिखने के लिए चाहिए ना कि एग्जैक्टली फोटो तो खींचा ली, किसके साथ खींचे। अपने बारे में आपको एक नेगेटिव बात बतानी है और एक पॉजिटिव बात बतानी है। नेगेटिव ये लो, गुस्सा बहुत जल्दी आता है मुझे, बहुत ही जल्दी आता है। हाँ, और बहुत आता है, लेकिन फिर जल्दी शांत भी हो जाता है, पर गुस्सा बहुत आता है। और पॉजिटिव बात, पॉजिटिव मैं एक कैसे बताऊं, बहुत मुश्किल। दिस इज रियली बैड। बहुत मुश्किल है। पॉजिटिव बात मेरे बारे में और मैं बताऊं, ओ माय गॉड। एक तो बतानी पड़ेगी, बहुत है आई नो, पर टॉप पे कौन सी है, टॉप पे कौन सी चल रही है आज? टॉप पे मेरी एक अच्छी बात जो मुझे, जिसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट दैट आई एम वेरी ऑनेस्ट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी और एनीथिंग, बट मैं वैसे भी मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। मैं सामने सामने सब चीजें बोल देती हूँ, एकदम मतलब एकदम मुंह पे आ जाता है और एकदम बोल देती हूँ, कुछ मन में नहीं रखती। कभी अभी आपके चैनल के लाइफ में, जब चैनल में आप थे उस पूरे सफर में, कभी ऐसा हुआ कि बॉस ने आपको पीछे से बोला ईपी में कि सुनो ये सवाल पूछो कैसे, आपको लगा क्या सवाल पूछो, इतना बेकार सा सवाल, लेकिन आपको मजबूरी में पूछना पड़ा? कभी हुआ कोई सवाल ऐसा याद हो? मैंने पूछ सुनाई नहीं दिया। भैया स्क्रीन पे तो मैं दिख रही हूँ ना, उनको थोड़ी पता कि कान में किसने कोई मेरे को सवाल बोला था, उसके लिए तो मैं मूर्ख लगूंगी या फिर मैं इंटेलिजेंट दिखूंगी। अच्छा, सबसे ज्यादा ना, एक तो ये सारे चैनलों में ना बड़ी बीमारी है, ये जितने पीसीआर में आके आपके कान में सवाल बोलने के लिए आते हैं ना, इन्होंने एक तो ना आपका पूरा कॉन्वर्सेशन देखा नहीं होता है। आप अगर मान लो रिपोर्टर के साथ लाइव कर रहे हो, आप किसी गेस्ट के साथ लाइव कर रहे हो, इन्होंने आपका पूरा कॉन्वर्सेशन तो देखा ही नहीं, ना ही सुना है। जो सवाल वो मुझसे पूछने के लिए कह रहा है, वो मैं या तो पहले पूछ चुकी होती हूँ या उसका जवाब वो कम से कम 3 बार दे चुका होता है। अब उसको भी लगेगा ये पूछ क्यों नहीं रही है, अबे यार तुमको कुछ पता तो है नहीं, मैं क्यों पूछूं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वो ना कान में कुछ बोल रहे होंगे और ना मेरे मुंह पे ना एकदम गुस्सा, और ना पीसीआर डायरेक्टर एकदम समझ रहा है गुस्सा कर रही है, ओके ओके, फिर वो ना अपने आप से गेसेस मारेंगे, अच्छा क्या हुआ, पूछ लिया क्या कान को एक तो ईपी, मुझे तो ना मतलब कभी कभार लगता है कि एंकरिंग करते करते ना वो जो ईपी, मतलब ये कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, ईपी मींस ईयरफोन, ये जैसे मैंने अभी पहना हुआ है, तो ये हम लोगों के कान में हमेशा लगा रहता है। और इससे क्या होता है, लोगों को समझ में नहीं आता, एंकर के कान में जब सवाल, जबरदस्ती सवाल नहीं, मतलब नॉर्मली हम लोग अपना काम खुद ही कर रहे हैं, लोगों को लगेगा कि सवाल ही बताते रहते हैं कभी कभार क्या होता है, ऐसा भी नहीं है, पर कभी कभार क्या होता है, कोई खबर आई है, कुछ आई है, अचानक से ब्रेकिंग न्यूज आई है, तो इनके कान में बता दो। वो कभी कभार इतना तेज होगा, और कभी कभार क्या होता है कि आप एक रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, वो बात आप कर रहे हो, उसी में बीच में अरे अरे देखो फलां, अरे मतलब उस समय ना एकदम गुस्सा। जस्ट इमेजिन राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एंड समबडी कीप्स शाउटिंग इन माय ईयर, आपका क्या रिएक्शन होगा? तो मैं तो क्या करती थी, एकदम गुस्से में आके ना ईयरफोन निकाल दिया, ले लड्डू अब तुम बोलते रहो, मैं नहीं सुन, डर के मारा चढ़ी गई, लगा लिया, क्योंकि आप समझा के थक गए यार, कि जब आप कम से कम बात करो किसी रिपोर्ट, तब मत, या फिर सवाल के बीच में, मतलब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, उसी बीच में उनको सवाल भेजना है मेरे दिमाग में, या बोले या कैसे होगा, दोनों चीजें एक साथ कैसे करें? मतलब इंसान है ना, रोबोट भी नहीं है ना, कि आपको कैसे आप स्विच वो कर लेंगे, स्विच ऑन स्विच ऑफ। वो बड़ा खराब भैया, ऐसी कहानियां होती है ना, इरिटेटिंग। बोल रहा क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, आजकल ना पीसीआर डायरेक्टर्स भी बड़े स्मार्ट हो गए हैं। What they do is they read your face and they understand। जैसे कि मान लो अगर खांसी आ रही है, तो हम लोग के इशारे होते हैं, खांसी आ रही है और मैं ऑन एयर हूँ, तो एकदम से ऐसे करके अब बस थोड़ा सा ऐसे किया, ऐसे है ना, वो एकदम से आपको ऑडियो कट कर देंगे और आप खांस लो जितना खांसना है, राइट। और क्या है, जैसे मान लो हंसी आ रही है, वो एक आध बार में उन्होंने नोटिस कर लिया कि इसको हंसी आ रही है, तो वो आपको स्क्रीन से हटा देंगे और आपको ऑडियो ही हटा देंगे, तो वो हंसने देते हैं। तो मतलब यू नो दैट मींस दे आर आल्सो एक्टिंग, मतलब दे आर आल्सो स्मार्ट इनफ नाउ। पहले ये थोड़ा सा इशू होता था समझाने में, लेकिन आपका पीसीआर डायरेक्टर थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, वो नहीं होता ना, अगर वो उसको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका पूरे बुलेटिन का ना सत्यानाश कर देगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जो जब एंकर्स बैठे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री से नहीं है, तो वो पूछ रहे थे कि वो जो तुम्हारे हाथ में सारे मतलब आप लेके खड़े रहते हो, क्या चीज होती है, या जो लैपटॉप सामने रखा रहता है बड़ा अच्छा सा, उसमें क्या देखते हैं एंकर्स? तो ये इन दोनों चीजों के जवाब दे दीजिए। शॉपिंग
IBM के टाइम पे जब लैपटॉप हमारे सामने होता था, मैं और इप्शिता अगर डबल एंकर शो कर रहे थे, तो जैसे ही कोई भी स्टोरी का पैकेज चलता था तो इप्शिता, साक्षी हैव यू सीन दैट फैशन एंड यू पे नया देखा तुमने, वेरी गुड वेबसाइट। उसमें ऑनलाइन शुरू हम लोग देख रहे हैं, हाँ यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर एकदम से लास्ट 15 seconds ओके रेडी। अच्छा, वो जो सीरियस होकर देख रहे हैं वो एक्चुअली शॉपिंग चल रही है वहां पर, लोगों को लग रहा है ये अच्छी एंकर है, ये पूरा रिसर्च कर रही है अपना लैपटॉप पे। हाँ नहीं, तो रिसर्च तो पहले से करके है ना। जो नॉर्मल स्टोरीज होती है ना, जो पैकेज बेस होती है, जैसे कि रिकॉर्डेड शोज, कि उसमें बस स्टोरी चल रही है, मुझे आके सिर्फ एंकरिंग करनी है, टीपी पढ़ना है, तो उसमें क्या करोगे आप? क्या करोगे? हाँ। और डिबेट के लिए आप पहले से रिसर्च करके आते हो। ब्रेकिंग न्यूज में जरूर उसका काम होता है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज में भी मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ होता है आज की डेट में। दो से ज्यादा तो सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिलता ब्रेकिंग न्यूज में आज की डेट में। वो उतने में तो ऐड आ जाता है, तो 2 सवाल पूछो, ऐड तो ऐड के लिए भी तो जगह चाहिए, तो बस 2 सवाल में काम हो जाता है। तो लैपटॉप तो मतलब ज्यादा यूज है नहीं, स्टाइल के लिए रखा रहता है बस वो। नहीं, वो स्पॉन्सर के लिए होता है भाई, उसमें वहां पे लिखा होता है MDH मसाले। और क्या वो एडिट है। हम न्यूज़ 24 में तो कितनी बार मैंने डमी लैपटॉप का इस्तेमाल किया, चल वाल कुछ नहीं रहा है वो बंद। उनको बोला यार लैपटॉप तो ऑन कर दो, अरे यार वो उसका ना वो नहीं है, सॉकेट नहीं है, कहीं पे आसपास में ढूंढना पड़ेगा, छोड़ो ना ऐसे ही काम चला लो, वो उसके लिए चाहिए। बस अच्छा, वो स्पॉन्सर दिखाने के लिए चाहिए होता है। स्पॉन्सर्स भी कितने सारे हैं, उन्होंने सोचा होगा ये स्क्रीन खाली जा रही है, यहाँ पर हम अपने ऐड लगा सकते हैं। एग्जैक्टली, चारों तो जो ना कॉर्नर्स उन्होंने फुल कर दिए, अब कहाँ बचा लैपटॉप। थोड़े दिन बाद बस एंकर का चेहरा बचेगा, यहाँ पर एक और ऐड जा रहा होगा, माथा खाली लगेगा एंकर का, बहुत चौड़ा माथा है, यहाँ पर एक ऐड चिपका दो। आपने बहुत, जैसे अभी आपने इप्शिता के बारे में बताया, और भी बहुत सारे एंकर्स के साथ आपने एंकरिंग की होगी, आपका बेस्ट को एंकर कौन है? इप्शिता ही थी। अच्छा, इप्शिता ही थी। इप्शिता थी, और दोनों साथ शॉपिंग कर रही है ऑनलाइन, तो बेस्ट तो होंगी ना। अभी मुझे ना कुछ दिन पहले दारन ने एक वीडियो भेजा, उन्होंने तब शूट किया था जब केट मिडल्टन की शादी थी, और हम इतना पक गए ना वो एंकरिंग करते करते, सबको स्क्रीन पे तो दिखते नहीं हो ऐसे समय में, सारे विजुअल्स वहीं से आ रहे होते हैं, हम दोनों ना फ्लोर पे बैठ के एंकरिंग कर रहे हैं, तो मैंने वो वीडियो बनाया था, हम दोनों फ्लोर पे बैठे हुए हैं। बोले जा रहे जबरदस्ती की बकवास पीछे से, केट मिडल्टन आई, देखिए उन्होंने कितना अच्छा गाउन पहना हुआ है, देखिए ये वो फलाना ढिमकाना, और हम इरिटेटेड है कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तो मतलब गाड़ी है जिसमें केट मिडल्टन है अपने पिता के साथ, और आइए अब देखते हैं कि कैसी लग रही है केट, क्या पहना है केट ने, सबको तब से इंतजार था केट का, और किस लिबास में वो नजर आएंगी, किस गाउन में वो नजर आएंगी। साक्षी, एनी गेसेस? इप्शिता, देखिए ऑप्शन तो सिर्फ 2 ही हो सकता है, या तो व्हाइट या आइवरी शेड, और कोई ऑप्शन उनकी शादी के लिए नहीं हो सकता। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि प्रिंसेस डायना ने आइवरी शेड का एक गाउन पहना था, वैसे ही शायद केट मिडल्टन भी पहन के उतरेंगी, लेकिन किस तरह का गाउन होगा और आखिर कितनी खूबसूरत लगेंगी वो, ये बस अब कुछ सेकंड्स में पता चल जाएगा। लेकिन ये बात भी सच्ची है, और ये आपकी इतनी प्रतिभाओं में, इतने टैलेंट में एक टैलेंट और है आपका, बहुत अच्छा गाती है, और आप गाएंगे वो गाना जो आपको बहुत पसंद है। ये कब किसने बताया? ये मैंने कहीं नहीं बताया। आवाज हमने रिसर्च किया, क्या बात करे, गाइए, मैं ऐसा मत कीजिए। हमारे रिसर्च में शक कर रही। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले वाह, आप तो इतना अच्छा गाती हैं, आप कह रही थी मैं गाती नहीं। अरे यार ऐसे ही है, बस ऐसे ही घर में गा लेते हैं बस। अच्छा साक्षी, हमने आपसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, आपको हमसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो? आप लोगों ने इतना समय बिताया, इतना समय आप लोगों को जर्नलिज्म में हो गया, दोनों ने एक साथ भी काम किया, आप बता रही हैं कि आप यूएस चली गई, काफी समय हो चुका है आपको, ओपी डिमरी ने भी इतना काम किया, कभी सोचा था साक्षी जोशी का इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा? मतलब रुलाओगे पगली, हट।
आज ओपी डिमरी अनटोल्ड स्टोरी विद ओपी एंड नमिता में ये बात दावे के साथ कहते हैं कि हम दोनों का जन्म सार्थक हो गया है आज आपके शो में, हमारे शो में आने के बाद। भगवान जी ने हमें इसी दिल के लिए पैदा किया था। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और हम शुक्रिया करते हैं कि आज हमारे कार्यक्रम में आई। अब रुलाई डालोगी? हाँ, और इसका पैसा पेटीएम कर देना मैडम, आप बोला बोलते देना। हाँ मत रो ले बेटा, रो ले, थोड़ा सा रो ले। आज तो मैं यूएस में जाके मतलब गली गली में ढिंडोरा पीटूंगी। आज तुम लोग ना अब क्या करना, अब तुम लोग ना अपने ना एक्सप्रेशंस देखना, तब जब मैं ऐसे इतना सीरियसली मैं सवाल पूछे तुम दोनों हम वही लगा ना को खतरनाक पूछेगा। वही तो चाहिए था। गुड क्वेश्चन। ओके, देखिए आज तक आपने पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए, कुछ लोगों के भी लिए, कुछ उन लोगों के लिए जो आपको बहुत पसंद थे, कुछ लोग ऐसे थे जो आपको पसंद नहीं थे। तो आज तक के आपके फेवरेट कौन है ओपी और नमिता में से? ओके, ओपी और नमिता में से फेवरेट कौन है? मत नहीं माना। देखो यार, देखो एक सेकंड। ओपी हैज बीन माय ऑल टाइम फेवरेट। ओपी ने जिस तरह के शोज किए हैं, जब मैं आईबीएन में थी, जो वो शो आप करते थे बीजेपी के साथ, बीजेपी मतलब नॉट द भारतीय जनता पार्टी बट बबलू जयप्रकाश, उसके साथ जो आपका शो होता था, मैंने आपको तब भी बोला था, आपका नवेद के साथ शो होता था, तब भी मैंने आपको बोला था कि आप ज्यादा एक मतलब परफॉर्मर के तौर पर एक व्यूअर को अट्रैक्ट कर पाते थे। एंड जबकि मतलब नवेद इज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, बट बिकॉज आई थिंक उनका आरजेइंग में ज्यादा वो है, करियर है, तो इसलिए शायद वो उतना नहीं जम पाया उसके अंदर। और ये टीवी के लिए ओपी डिमरी इज वेरी गुड। लेकिन क्योंकि मैं आज मिली हूँ नमिता से पहली बार, मैंने नमिता का नाम सुना है हमेशा अपने सब फ्रेंड्स से, लेकिन मैं कभी मिली, तो आज की तो मेरी फेवरेट नमिता है। आहा। दोनों की क्या जम के तारीफ कर दी, मुझे बुरा लग ही नहीं रहा, मुझे बिल्कुल लग रहा। और मुझे भी नहीं लग रहा, मैं भी ठीक हूं। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं हूँ और बहुत ऑनेस्ट हूँ। ये बात है। हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे साक्षी, बस जाते जाते अगर आपको इस शो के बारे में कुछ कहना है तो ये शो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे पता तो था डिमरी एक शो में है, तो बिना हंसे और खूब सारी ऐसी अजीबो गरीब बातें किए बगैर तो हो नहीं पाएगा। तो व्हेन ओपी इज डूइंग अ शो आई न्यू दैट, और जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मुझे लगता है कि मुझे इस शो से मिला। मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंटली हम लोग शायद पिछले आधे घंटे से हंस रहे हैं। हम लोग का मतलब खून कितना बढ़ा लिया हम लोगों ने, देखो। तो ऐसे शोज करके आपका तो मतलब पूरा स्ट्रेस सब साइड हो गया। मतलब जनरली न्यूज रूम में तो कोई आदमी एक महीना भी काम कर ले तो उसका बीपी हाई हो जाए, यहाँ सारा बीपी कम। मतलब कितना बढ़िया है यार, ऐसे होने चाहिए न्यूज रूम्स, ऐसे होना चाहिए सेट, वेरी नाइस, ऐसा होना चाहिए शो। जरूर चलेगा शो आपका, बहुत अच्छा चलेगा। एंड मेरी बहुत ज्यादा शुभकामनाएं आपको। थैंक यू साक्षी, आपने टाइम निकाला और हमारे शो पे आए। आपका तहे दिल से अनटोल्ड स्टोरी विद ओपी एंड नमिता में हम दोनों आपका थैंक यू करते हैं। थैंक यू सो मच। हम हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, ऐसे करती रहे जैसा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। बाय। ओपी, तुम तो आज मतलब सो नहीं पाओगे, इतनी तारीफ हो गई तुम्हारी। तुम कैसे समझ रहे थे? मैं यही कहने वाला था। आप जो रज के मेरी तारीफ की है साक्षी, मतलब मैं बड़ा खुश हूँ। और वो एक्चुअली ना, जितने समय से मैं जानता हूँ, वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत इनोसेंट है। मतलब जैसे वो बोलती रहती है ना, वो अंदर से वैसी है, उसे बना नहीं है। और प्रोफेशनल बहुत है, बहुत समय से उनको देखा है। तो आज के गेस्ट हमारे साथ है साक्षी जोशी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार है। स्टोरीज हमारे साथ शेयर की कि मुझे लगता है कि जो उनको नहीं जानते होंगे इतने अच्छे से, जितने अच्छे से तुम जानते हो, वो भी आज उनको बहुत अच्छे से जान गए होंगे। तो थैंक्स टू अस ऑल्सो कि हमने उनका वो साइड दुनिया को दिखाया। हाँ, और दुनिया देख रही है और दुनिया खुश होगी। हमारे जो बहुत खुश होंगे वो हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरी विद ओपी एंड नमिता को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, 20 लोगों में बांटें ताकि कृपा आनी शुरू हो जाए और हमें भी थोड़ी कृपा बरसे। वही अटकी हुई, आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। हाँ, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। बाय, सी यू, टेक केयर। इंडिया से ओपी डिमरी और अमेरिका से नमिता डोगरा। बाय बाय।